कभी सोचा है दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पीछे असल में उन्हें चला क्या रहा होता है? एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है और उसकी कहानी कमाल की है। चलें देखते हैं इसका सफर, जिसे हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ईआरपी कहते हैं। अच्छा, तो थोड़ा डीप डाइव करते हैं। कभी ख्याल आया है कि कोका कोला और वॉलमार्ट जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इतने फैले हुए ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करती हैं? जवाब एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर में छुपा है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उनके बिजनेस के हर हिस्से को, हर पहलू को आपस में जोड़ देता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 और 70 से। उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के सामने एक बहुत ही बुनियादी मसला था कि अपनी इन्वेंट्री यानी गोदाम में पड़े सामान का हिसाब कैसे रखें। सोच के देखें, हर चीज़ या तो कागज़ पे थी या फिर अलग अलग सिस्टम्स में, जिसकी वजह से प्लानिंग करना एक अजाब था। इस मसले का पहला सलूशन निकला एमआरपी की शक्ल में, और ये वाकई एक इनकलाबी कदम था। पहली बार फैक्ट्री मैनेजर्स के पास एक ऐसा सिस्टम था जो उन्हें बता सकता था कि अच्छा कब और कितना खामाल खरीदना है। इससे प्रोडक्शन आखिरकार आसान और स्मूथ होने लगी थी। और ये सोचना भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये सब चल किस टेक्नोलॉजी पे रहा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े कमरे के साइज के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, लेकिन इन्हीं की वजह से प्लांट मैनेजर्स वो काम कर पा रहे थे जो पहले लगभग इम्पॉसिबल था, यानी फ्यूचर की बिल्कुल एकदम ठीक ठीक प्लानिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 1980s में। जैसे जैसे कंप्यूटर्स आम हुए, पावरफुल हुए, सस्ते हुए, सॉफ्टवेयर के एम्बिशंस भी बढ़ गए। अब सिर्फ फैक्ट्री के सामान का हिसाब रखना काफ़ी नहीं था। अब ख्वाब था पूरे के पूरे बिजनेस को एक जगह, एक सिस्टम पे लाने का। और इसी ख्वाब से जन्म हुआ MRP 2 का। देखें, ये सिर्फ MRP का अगला वर्जन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक कंप्लीट अपग्रेड था। इसका स्कोप, इसका दायरा कार अब सिर्फ मटेरियल से कहीं आगे निकल चुका था। इससे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तब्दीली थी। सोचें, MRP एक शॉपिंग लिस्ट जैसा था, जबकि MRP 2 पूरी कंपनी की प्लेबुक बन गया। अब बात सिर्फ ये नहीं थी कि क्या बनाना है, बल्कि बात यहां तक पहुंच गई कि पूरा बिजनेस चलाना कैसे है। और अब कहानी में एंट्री होती है मेन प्लेयर की। IBM के कुछ साबिक मुलाजिमीन ने मिलकर जर्मनी में एक छोटी सी कंपनी बनाई, जिसने आगे जाकर सब कुछ बदल देना था। और उस कंपनी का नाम था SAP। SAP का सफर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम को बेहतर बनाया। R/2 एक बहुत अहम कदम था, लेकिन फिर आया साल 1992 और R/3 के साथ एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने ERP मार्केट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है, R/3 इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? इसके पीछे दो बड़ी टेक्निकल वजह आती हैं। पहला, क्लाइंट सर्वर मॉडल। आसान लफ्जों में इसका मतलब यह था कि अब कंपनियों को एक बड़े महंगे मेनफ्रेम कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी, वो इसे सस्ते कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर चला सकती थी। और दूसरा, इसका ओपन आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से दूसरी कंपनियां इसके लिए सॉफ्टवेयर यानी ऐप्स बना सकती थीं, बिल्कुल आज के स्मार्टफोन्स की तरह। अब चलते हैं 1990s के आखिर में। ये एक ऐसा वक्त था जब कुछ बहुत बड़ी चीजें एक साथ हो रही थीं और उनकी वजह से ERP मार्केट में तूफान आ गया। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। इस ऐसी जबरदस्त ग्रोथ के पीछे तीन बड़े फैक्टर्स थे। नंबर 1, ई-कॉमर्स का बूम। इंटरनेट आ चुका था और ऑनलाइन बिजनेस के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की सख्त जरूरत थी। नंबर 2, पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत ताकतवर हो चुके थे, जिससे ये टेक्नोलॉजी अब हर किसी की पहुंच में आ रही थी। और नंबर 3, एक ग्लोबल डेडलाइन जिसका नाम था Y2K। अब देखें, Y2K का मसला था बहुत ही सादा। शुरू के कंप्यूटर्स में मेमोरी बहुत कम होती थी, तो स्पेस बचाने के लिए प्रोग्रामर्स साल को हमेशा सिर्फ 2 डिजिट्स में लिखते थे, जैसे 1999 का मतलब 1999। लेकिन जब साल 2000 आने वाला था तो 00 का क्या मतलब निकलता? और मसला यहां साफ नजर आता है। कंप्यूटर्स 2000 को 2000 के बजाय 1900 समझ सकते थे, और इससे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक्स और दीगर सिस्टम्स क्रैश हो सकते थे, तबाह हो सकते थे। ये वाकई एक ग्लोबल पैनिक की सिचुएशन थी। तो इस Y2K डेडलाइन ने एक टिकिंग क्लॉक का काम किया। इसने हजारों कंपनियों को मजबूर कर दिया कि वो एक्शन लें, और अपने पुराने सिस्टम्स को पैच करने के बजाय ज्यादातर ने फैसला किया कि वो बिल्कुल नए ERP सिस्टम्स इंस्टॉल कर लें, जैसे SAP R/3। और इस एक फैसले से ये मार्केट रातों रात स्काईरॉकेट कर गई। अच्छा, जब Y2K की ये सारी टेंशन खत्म हुई तो इंटरनेट की पावर और भी बढ़ चुकी थी, और इसने ERP सिस्टम्स को एक बार फिर इवॉल्व होने पर मजबूर किया। एक नए दौर का आगाज हुआ। इस एवोल्यूशन को नाम दिया गया ERP 2। और यहां सबसे बड़ा फर्क यह था कि फोकस
अब सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं था, अब मकसद था बाहर की दुनिया से जुड़ना, अपने सप्लायर्स से और अपने कस्टमर्स से। और ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट थी। सोचिए, अब एक कंपनी का ERP सिस्टम डायरेक्ट उसके सप्लायर के इन्वेंट्री सिस्टम से बात कर सकता था, या फिर एक कस्टमर को अपने ऑर्डर का रियल टाइम स्टेटस दिखा सकता था। पूरी की पूरी सप्लाई चेन आपस में कनेक्ट हो गई। ये कनेक्शन मुमकिन हुआ नए मॉड्यूल्स की वजह से, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी SCM और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM। तो अब ये सिर्फ एक बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं रहा था, ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जो पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को रन कर रहा था। तो हमने देखा कि कैसे एक सिंपल से इन्वेंट्री ट्रैकर से सफ़र शुरू हुआ और हम एक ग्लोबल इंटरकनेक्टेड बिजनेस इंजन तक पहुंच गए। ये सफ़र देखकर ज़हन में एक ही सवाल आता है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में इस पावरफुल सॉफ्टवेयर के लिए अगला कदम क्या होगा।